सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, श्याम बेनेगल जी पर केंद्रित इस एकाग्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग इस पूरी श्रृंखला को इतना पसंद कर रहे हैं कि हम एक के बाद एक कई वक्ताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस एकाग्र का, इस डेडिकेटेड सीरीज ऑन श्याम बेनेगल की यह 19वीं प्रस्तुति है। 18 कड़ियां, 18 एपिसोड आप लोग देख चुके हैं और इस 19वीं कड़ी में हमारे साथ एक खास मेहमान, बेहद चर्चित शख्सियत हमारे साथ उपस्थित है। मशहूर फिल्म निर्देशक और लेखक दयाल निहलानी जी। मैं अपने सभी मित्रों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। दयाल निहलानी जी, मित्रों, फीचर फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो, एड फिल्म हो, एनिमेटेड फिल्म हो, टीवी शोज हो, इन सब के लिए जाने जाते हैं। कई काम इनके स्वतंत्र रूप से हैं, कई में डायरेक्शन है, कई में लेखन है और कई काम ऐसे हैं जो संयुक्त रूप से हैं, किसी न किसी के साथ हैं। आज हम लोग दयाल जी के माध्यम से, दयाल निहलानी जी के माध्यम से श्याम बाबू को समझेंगे, श्याम बेनेगल जी को समझेंगे। और मित्रों, ये वे पीढ़ियां हैं जो जब काम करती हैं, जो जब साथ आती हैं, तो कई नए मापदंड खड़े करती हैं। कई ऐसे काम इनके साथ होने मात्र से हो जाते हैं जो आज की तारीख में फिल्मों का इतिहास हो, टीवी धारावाहिकों का इतिहास हो, मील का पत्थर बन जाते हैं। दयाल निहलानी जी श्याम बेनेगल जी के कई फिल्मों के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ टीवी शोज भी दोनों ने साथ मिलकर काम किए हैं। लेकिन मित्रों, हम इस सुदीर्घ संबंध पर आगे बातचीत करें, इसके पूर्व अतीत में चलते हैं, पुराने समय में चलते हैं, उस समय में चलते हैं जब दयाल निहलानी श्याम बेनेगल जी से मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं। तो आइए स्वयं अपने इस प्यारे फिल्म निर्देशक और लेखक दयाल निहलानी जी से ही सुनते हैं कि उनकी श्याम बेनेगल जी के साथ वह पहली भेंट कब हुई थी, कहां हुई थी और क्या उसके प्रसंग रहे होंगे। आदरणीय दयाल निहलानी जी, पुनः स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सब दर्शकों का। ये मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। आज ये ऐसा दिन है जिसको मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, जब मैं अपने गुरु के बारे में, अपने एक्चुअली भाग्य विधाता के बारे में मैं कुछ कहने जा रहा हूं। हमारी पहली मुलाकात ऐसे ही कि मैं दिल्ली में था, हूँ राजस्थान का, उदयपुर का हूँ। वहाँ ग्रेजुएशन खत्म की मैंने, फिर मैं दिल्ली गया था MBA का कोर्स करने को। लेकिन वहाँ मुझे कुछ जम नहीं पा रहा था। फिल्मों में आने की इच्छा बहुत पहले से ही थी। मैं उदयपुर का हूँ, तो उदयपुर में बहुत शूटिंगें हुआ करती थी। मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पहले बताऊंगा। तो हम कॉलेज में थे, स्कूल से कॉलेज में जब आ रहे थे तो बहुत शूटिंगें हुआ करती थी उदयपुर में। तो हम शूटिंग देखने जाते थे, बड़ा मजा आता था, बहुत ही ऑ में रहते थे। बड़ी बड़ी लाइट्स हैं, स्टार्स हैं, बहुत बड़े बड़े भीड़ है, तो एक बहुत ही अजीब सा एक माहौल था जिसको हम देखते थे। तो मुझे समझ में नहीं आता था, हमें फिल्म मतलब जो मेन एक्टर्स थे या जो स्टार्स थे उस वक्त के, उससे ही हम फिल्म को पहचानते थे। फिर जब हमने शूटिंग देखना शुरू की
तो उसमें और भी एस्पेक्ट देखने को मिले। मेकअप है, इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स हैं, कोई राइटर भी हैं जो एक्टर्स को समझाते हैं, कोई निर्देशक नाम की भी कोई चीज होती है जो पूरा कंट्रोल कर रहे थे। ये धीरे धीरे हमने समझा, पहले समझ में नहीं आता था। तो हमको भी, मुझे भी कुछ लगने लगा कि ये कुछ एरिया ऐसी है जो मुझे बहुत अपने आप एक इंटरेस्ट जाग रहा था। तो ये हमारा बैकग्राउंड था, ये चाह थी कि हम भी फिल्म में आए। दिल्ली गए, वहां पे एमबीए का कोर्स, अभी एडमिशन के सब ट्राई कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने अपने भाई साहब गोविंद निहलानी जी को बताया कि मैं अगर दिल्ली एमबीए कोर्स करूंगा तो शायद मेरा टाइम वेस्ट होगा, मुझे पूरा इंटरेस्ट फिल्मों में है। तो मैं बम्बई आ गया। तो यहाँ सबसे पहले गोविंद बड़े भाई साहब ने मुझसे पूछा कि भाई आप फिल्मों में करना क्या चाहते हो। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मैं फिल्मों में आना तो चाहता हूं, लेकिन मैं करना क्या चाहता हूं। तो उन्होंने मेरी असमंजस को समझा। उसने बोला ठीक है, तुमको मैं 3 महीने देता हूं, 4 महीने देता हूं, तुम बहुत सारी फिल्में देखो, फिल्म को समझो कि फिल्म है क्या, और फिर मुझे बताओ तुम करना क्या चाहते हो। तो उन्होंने मुझे बहुत जो उस वक्त सोसाइटीज, फिल्म सोसाइटीज थी, उसके अंदर मैंने मेंबरशिप ली। रोज मैं 2 फिल्में देखता था, एक फिल्म देखता था जो रिलीज होती थी वो भी, प्लस दूसरी जो तरह तरह की सोसाइटीज में जो फिल्में दिखाई जाती थी। शाम को या जब भी टाइम मिलता तो भाई साहब से डिस्कस करते थे, आज मैंने ये देखा, इसको मैंने ठीक से समझा कि नहीं समझा, फिल्म में क्या देखा मैंने, मुझे स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई। ये करते करते उसने करीबन 4 महीने मुझे तैयार किया, एक बेसिक एजुकेशन दी गोविंद भाई साहब ने। फिर मुझे लगा कि मैं जो हूँ वो अ, अ, निर्देशन में ही जाना चाहता हूँ। तब उन्होंने मुझे श्याम बेनेगल साहब के पास लेके गए। उनकी ऑफिस थी ज्योति स्टूडियो, ग्रैंड रोड एरिया में। और श्याम बाबू ने मैं मिला उनसे। इमीडिएटली उन्होंने बोला कि तुम क्या करना चाहते हो। मैं पहले ही कुछ जवाब देता, उन्होंने बोला कल हमारी एड फिल्म की शूटिंग है, कल आ जाओ। अब फिल्म शूटिंग देखना तो एक अलग बात थी, शूटिंग में पार्टिसिपेट करना टोटली अलग बात थी। दूसरे दिन मैं पहुंच तो गया वहां पे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, कहां से मैं शुरुआत करूं, किस तरीके से मैं अपने आप को उस शूटिंग में हिस्सा लेने के लिए कहाँ जाऊं, किससे बात करूं। तो फिर मैंने भाई साहब से भी पूछा कि भाई वहां तो इस तरीके का माहौल है, क्या करूं मैं। तो उन्होंने मुझे एक बहुत पते की बात बोली थी। बोला हमेशा डायरेक्टर के पीछे खड़े रहो, देखो वो क्या करता है, वो तुम्हारी एजुकेशन होगी। वो दिन था और आज का दिन, हम डायरेक्टर के पीछे ही हैं, डायरेक्टर को समझते हैं, वो क्या करते हैं, किस तरीके से सीन को पिक्चराइज करते हैं, किस तरीके के सीन, क्या ड्रामा डेवलप करते हैं। और हमारी ये शुरुआत इस तरीके से श्याम बेनेगल साहब से शुरू हुई हमारी। जी बिल्कुल। और मित्रों, फिर हमारे दयाल निहलानी जी फिल्म 5 को ज्वाइन करते हैं, उससे जुड़ते हैं, और फिल्म 5 के साथ वे मुख्य कुछ अटक सा, सहायक। हेलो। जी, मेरी हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बीच में थोड़ी सी जी। कुछ टेक्निकल खराबी हो गई थी। मैं अपनी और इमेज तो, हाँ, आप फिल्म 5 से जुड़ते हैं और हाँ उसमें आप मुख्य सहायक निर्देशक, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में जुड़ते हैं। और श्याम बेनेगल जी के इसके साथ ही श्याम बेनेगल जी की कई फीचर फिल्मों के साथ भी जुड़ते हैं। मगर क्या इससे पहले की भी कुछ बातचीत है
कुछ ऐसे साझे काम है फिल्म 5 के ज्वाइन करने से पहले के? सी फिल्म 5 का जो कंपनी था, श्याम बेनेगल साहब की दो कंपनियां थी। एक फिल्म 5 जिसके अंदर बहुत सारी एड फिल्म्स बनती थी, और एक श्याम बेनेगल सह्याद्री फिल्म जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्रीज और फीचर फिल्म्स बनती थी। तो फिल्म 5 में काफी सालों तक काम किया। उसके बाद धीरे 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 करके हम चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर तक पहुंचे। इमीडिएटली चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं बने थे। जी शुरू में कोई ऐसा बेसिक दूसरा कोई एजुकेशन नहीं थी, एक्सेप्ट फिल्म एजुकेशन नहीं थी, एक्सेप्ट हमने जो शूटिंग देखी, शूटिंग्स देखने में जो एक 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 ऑ पैदा हुआ फिल्म के बारे में। और उसके बाद जब हमारे भाई साहब ने हमें बहुत सारी इनिशियल एक 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 बेसिक फिल्म से वाकिफ करवाया, जिसके अंदर हमको बहुत फिल्म सोसाइटीज का मेंबर बने और तरह तरह की फिल्में देखी। जो कमर्शियल रिलीज होती थी हिंदी फिल्में वो तो देखते ही थे, उसके अलावा भी फ्रेंच फिल्म्स और रशियन फिल्म्स, अमेरिकन फिल्म्स, उनको फिल्म को समझने के लिए जो देखना शुरू किया, वहीं से शुरू किया। उससे पहले कोई दूसरा फिल्म का नॉलेज नहीं था। ये कब की बात है दयाल साहब? ये 80s की बात है सर, जी 1980s की बात। जी, जब आप एमबीए की पढ़ाई को दिल्ली में ही छोड़कर मुंबई आते हैं। हाँ, वो तो फिर और शुरू ही नहीं की थी, वो तो एक ट्राई शुरू, करने गए थे। हाँ बिल्कुल। तो दिल्ली को यूं बीच में छोड़कर आप मुंबई को अपना लेते हैं, तब के बंबई को अपना लेते हैं, और फिर वह बंबई आपको आज तक अपनाए हुए है, अपनी गोद में रखे हुए। ये बहुत ही हम भाग्यशाली हैं कि जितना भी हासिल कर पाए हैं हम हमें हासिल हुआ है। ये हमारा सौभाग्य है। मित्रों, दयाल निहलानी जी अपने सरल स्वभाव और अपने कड़े अनुशासन के लिए भी जाने जाते हैं। और जो भी काम इन्हें दिए गए, जिसकी बातें कर रहे हैं, एड फिल्मों से शुरुआत को लेकर बाद में जो इनकी अपनी कर्मठता है, वही एक ऐसा उदाहरण बना, एक ऐसा इनकी योग्यता ऐसी बनी कि वे एक के बाद एक कई फिल्मों के साथ जुड़ते चले गए। अब हम लोग उन फीचर फिल्मों की ओर बढ़ते हैं जहां दयाल निहलानी जी ने मुख्य सहायक निर्देशक की भूमिका निभाई है। उन कुछ फिल्मों के बारे में बतलाएं दयाल साहब। मेरी जो फीचर फिल्म जो श्याम बेनेगल साहब के साथ मैंने शुरू की, वो थी निशांत। श्याम बाबू ने अंकुर खत्म की थी, अंकुर के बाद मैंने उनको ज्वाइन किया था। और निशांत मेरी श्याम साहब के साथ पहली फिल्म थी एज एन असिस्टेंट। वहां से शुरू किया और फिर 2-3 फिल्में, भूमिका में मैं चीफ असिस्टेंट बना, भूमिका फिल्म से। तब तक हम लोग फीचर फिल्म्स भी करते थे। फीचर फिल्म खत्म हो गई, उसकी एडिटिंग करते थे। एडिटिंग के बाद बीच में बहुत सारी एड फिल्म्स, तब तो श्याम साहब की कंपनी में बहुत एड फिल्म्स बनती थी, तो महीने में 20 एड फिल्म्स बनती थी, वो भी करते थे, साथ में डॉक्यूमेंट्रीज भी करते थे। तो वो सब करते करते भूमिका से मैं चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बना था श्याम साहब का। जी जी, तो अपने इस यात्रा के बारे में भी बतलाएं कि धीरे धीरे श्याम बेनेगल भी आपको जान रहे हैं, आपके काम को देख रहे हैं, और क्रमशः उन कामों में आपकी स्वयं की भी कहीं न कहीं उन्नति जैसा कुछ हमें दिख रहा है। तो निशांत से जुड़े हुए अनुभव और भूमिका और मंथन से जुड़े हुए कुछ अनुभव भी हमें बतलाएं कि किस तरह के मार्ग निर्देशन आपको मिले और किन खास खास बातों को आप आज भी याद करते हैं। मसलन आपने गोविंद जी की बात कही जो आपके दिमाग में बैठ गई, एक युवा मन में वह बात कहीं ना कहीं बैठ गई कि भाई आप निर्देशक के पीछे रहिए। ऐसी ही कुछ बातें
श्याम बाबू की भी आपके मन में जम गई होंगी, शुरुआती बातें तो खास तौर से जम ही जाती हैं। तो ऐसे कुछ प्रसंग हो तो वे हमसे साझा करें। एक प्रसंग मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा कि शुरू हमारे करियर के शुरू शुरू के दिनों में श्याम बाबू ने छत्तीसगढ़ में एक बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज की थी। और तब एक तिवड़ा की दाल आती थी जिसके अंदर काफी परेशानियां थी लोगों की कि उसको किस तरीके से बनाया जाए और किस तरीके से खाया जाए, नहीं तो वो नुकसान करती थी। तो श्याम बाबू ने तिवड़ा की दाल के पीछे और हबीब तनवीर जी के ग्रुप के साथ कुछ शूटिंग की थी। उस शूटिंग के अंदर मैं नहीं था, मैं नहीं गया था। जब शूटिंग करके वो वापस आए तो मुझे ये काम दिया गया कि ब्रीफ दिया गया था कि ये इस तरीके से है और इस दाल को कैसे पकाना चाहिए और किस तरीके से उसको बोना चाहिए, किस तरीके से धोना चाहिए, ये सब चीजें उसके उसके अंदर उन्होंने शूट की थी। वो मुझे एडिट उसको फॉलो करने के लिए दिया गया, एडिट करने के लिए दिया गया एडिटर के साथ। लेकिन जो उस वक्त के जो प्रोडक्शन के जो आदमी थे उन्होंने मुझे गलत फुटेज दिया, सही फुटेज नहीं दिया था। हबीब तनवीर जी का ग्रुप का एक दूसरा कुछ शूट था, उन्होंने मुझे दिया और मैंने उस फुटेज पे तिवड़ा की दाल की फिल्म बना डाली थी। अब मुझे तो पता नहीं था कि ये सही फुटेज नहीं है। उस वक्त जो श्याम बाबू ने वो देखा, हंसे तो सही लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा कि मैंने इस तरीके का काम किया है। तो वहां से धीरे धीरे शुरुआत होती रही। और फिर श्याम बाबू ने एक और वर्ड बोला था, एक और चीज बोली थी कि देखिए, डायरेक्टर जो है एक दुनिया पैदा करता है, एक जब स्टोरी बनाता है तो पूरा एक वर्ड, उस कहानी के पीछे एक पूरा एक वर्ल्ड है जो डायरेक्टर क्रिएट करता है। तो डायरेक्टर को बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है जो स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, वो तो है ही है, लेकिन उसके बाद भी सुबह जब सेट पे आते हैं, शॉट से पहले भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो डायरेक्टर के दिमाग में आती हैं, उस वक्त आती हैं और उसको अरेंज करना पड़ता है। तो उन्होंने एक हमें एक चीज सिखाई थी कि नेवर से नो टू द डायरेक्टर। अगर आज हम शूटिंग पे आए हैं और सडनली डायरेक्टर को सूझा है कि भाई इस सीन में तो मुझे 2 ऊंट भी चाहिए और ऊंट की डिमांड है, हम कहाँ शूट कर रहे हैं, कौन सी एरिया में हैं, कैसे अरेंज हो पाएंगे, क्या हो पाएगा, ये हमारी ड्यूटी है कि हम एज ए सोल्जर उन रिक्वायरमेंट को पूरा करें। ये बात हमें बहुत अच्छी लगी और डायरेक्टर पूरी तरह जानते थे। सपोज ऐसी कोई डिमांड श्याम साहब की आ गई कि हमें सुबह कल तक तो ये नहीं था लेकिन रात को उन्होंने सीन को और सोचा होगा, राइटर के साथ और डिस्कस किया होगा, और सुबह जब उन्होंने हमें बोला कि 2 ऊंट भी चाहिए या ऐसी कोई भी डिमांड चाहिए, तो उनको भी पता था कि ये 2 ऊंट लंच से पहले आएंगे नहीं, या दो से पहले आएंगे नहीं। तो वो इस तरीके से प्लान कर लेते थे अपनी शूटिंग कि टाइम भी वेस्ट ना हो और जो उनको रिक्वायरमेंट, एडिशनल रिक्वायरमेंट है, वो उसका अरेंजमेंट भी हो जाए और हमें भी टाइम मिल जाए। तो ये जो इस तरीके का जो डिसिप्लिन हमने सीखा वो इनक्रेडिबल है। वो श्याम साहब के जो तरीका था काम करने का। और उनकी दूसरी एक बात ये थी बहुत अच्छी, जो हमारे लिए एक इंस्टीट्यूट की तरह हमें एक सीखने का मौका मिला, वो ये कि हम अगर सीन में कोई भी चीज रिएक्ट करते तो वो कभी, अगर हम तो नए नए थे, हमें समझ बहुत कम थी फिल्म की, आ, उसके बावजूद भी वो हमारी बात को सुनते थे और अगर हम गलत हैं तो वो कभी हमारे ऊपर हंसते नहीं थे या कभी किसी की भी खिल्ली नहीं उड़ाते थे। वो और अच्छी तरीके से हमको समझाते थे कि ये बात अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कितनी अच्छी है, और अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये जो लर्निंग हमें जो मिला, ये जो प्रोसेस से हम लोग गुजरे, वो
कोई शायद इंस्टीट्यूट हमें सिखा नहीं सकता था। जी, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और एक ऐसे दृष्टि संपन्न निर्देशक के साथ वहां सीधे आप एक अपने समय के एक महत्वपूर्ण और अगुआ फिल्म निर्देशक के साथ काम कर रहे थे, तो निश्चय ही उस संगति में आपने बहुत कुछ सीखा। और बाद में बिल्कुल जहां आप स्वतंत्र फिल्मकार के रूप में भी नजर आते हैं, वहां भी हमें वे सारी चीजें, वे सारे गुण दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो जो इस चीज को तो हम भूल ही नहीं सकते कि इतने बड़े निर्देशक, इतने बड़े आदमी हमारी बात को सुनते, हमारे सजेशन को सुनते और उसके बाद उसको कई बार एक्सेप्ट भी करते थे बातों को। वो अनाउंस करके एक्सेप्ट करते थे, तो देखो इसने ये बोला है, वो चाहे दयाल हो चाहे कोई और भी, हमारी पूरी टीम थी असिस्टेंट्स की, एडीज की, तो जो भी कोई ऐसा सजेशन देता था या कोई बात बोलता था, जो जो श्याम बाबू एक्सेप्ट करते थे, उनको क्रेडिट देते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है, वो क्रेडिट से हमारा हौसला बढ़ता था। और अगर अगर हमने कोई बात गलत बोली, बहुत बार गलत बोली हमने, हर बार तो सही बोलते नहीं थे, लेकिन वो गलत बात हमारे लिए एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग हुआ करता था। वो हमको समझाते थे कि ये बात क्यों गलत है। ऐसा कोई आदमी मुझे हमें हमें मिले, ये हमारा बहुत ही, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला हमें। जी, और मित्रों, हम देख रहे हैं कि दयाल निहलानी जी किन भावनाओं के साथ श्याम बाबू पर बात कर रहे हैं। और इसलिए जब आज की इस बातचीत के लिए किसी कैप्शन की जरूरत पड़ी, तो इससे उपयुक्त कोई और कैप्शन, कोई और शीर्षक हमें नहीं सूझा। श्याम बेनेगल मेरे गुरु, मेरे सहकर्मी। तो वो बहुत सही है अर्पण जी। मैं आपको बताऊं कि जब तक मैं श्याम बाबू के साथ एज एन असिस्टेंट, चाहे फिर चीफ असिस्टेंट बना, मैं काम कर रहा था, तो श्याम बाबू का मेरी तरफ जो नजरिया था वो एक अपने ढंग का था। जिस दिन मैंने अपनी फिल्म कंप्लीट करके या फिल्म की शूटिंग जाने से पहले मैं श्याम बाबू के पांव पड़ के गया था, आशीर्वाद लेके गया था, उस दिन से श्याम बाबू ने मुझे बिल्कुल कलीग की तरह ट्रीट किया कि मैं अब डायरेक्टर हो गया हूं, मैं अभी अपनी फिल्म कर रहा हूं, तो मेरा एक ओहदा जो मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि श्याम बाबू मुझे इस तरीके से ट्रीट करे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मुझे ऐसी रिस्पेक्ट दी, ऐसा ऐसा ट्रीट किया। लेकिन मुझे अभी भी लगता है वो मुझे डांटे, जैसे पहले मैं डांटा करते थे कि आप भगाया करते थे हमको, तो उसमें ज्यादा प्यार है। जी, और अंधा युद्ध की तो काफी चर्चा रही। इस फिल्म ने कई पुरस्कार लिए, और जिन फिल्मों में मित्रों दयाल जी ने निर्देशन और लेखन किया है, वे आप जानते हैं। मैं एक बार प्रसंगवश उनके नाम ले लूं: अंधा युद्ध, गुरु दक्षिणा, कर्म योद्धा, गैम्बलर, एक था राजा, इंसाफ, मेजर चौहान, जिसकी बातचीत का एक प्रसंग दयाल जी ने यहाँ पर रखा कि कैसे वे उसके बाद श्याम बाबू की नजर में जो दयाल जी हैं, वे कुछ ऊंचे उठते हैं। पहले भी ऊंचे उठे हुए थे, क्योंकि श्याम बेनेगल सभी लोगों के साथ जिस सहजता के साथ पेश आते हैं, तो वह तो अपने आप में उनका एक बड़ा गुण है ही। और किसी से वे कुछ भी सीखने को तत्पर रहते हैं। कहीं जो भी वांछित परिवर्तन उन्हें आवश्यक लगता है फिल्म के हित में, या किसी डॉक्यूमेंट्री के हित में, या किसी धारावाहिक के हित में, तो वे उसे जरूर उसका अनुपालन करते हैं। हम थोड़ा और पीछे चलते हैं मित्रों। दयाल निहलानी जी श्याम बेनेगल की कलयुग, जुनून, आरोहण और मंडी जैसी फिल्मों के साथ भी जुड़े हुए रहे हैं। ये सभी
अपने अपने हिसाब की खास फिल्में हैं और हिंदी सिनेमा, भारतीय सिनेमा में इनका एक अहम योगदान है। ये फिल्में हमेशा याद की जाएंगी, याद की जाती हैं। तो इन फिल्मों से जुड़े कुछ अनुभव भी हमसे शेयर करें दयाल साहब, जहां से जो बात याद आ जाए जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक चरणदास चोर करके एक फिल्म बनी थी जी उसमें हम भी शुरुआती थे, लेकिन उसके अंदर बहुत अजीब एक अच्छा किस्सा हुआ था कि चरणदास चोर में एक खास किरदार गधे का भी था। एक गधा था, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। अब गधा जो था वो जहां हम शूटिंग कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में उसकी शूटिंग कर रहे थे। स्मिता पाटिल भी थी और ये मेन चरणदास चोर, हबीब तनवीर जी के दो जो थिएटर ग्रुप है उनके जो मेन आर्टिस्ट थे वो इसमें काम कर रहे थे। लेकिन किसी कारणवश वो गधा जो है वो शूटिंग पे 2 दिन से नहीं आया था। तो अब हमको भेजा गया, बोला गया कि भाई लाना है। और वो जो है गधे का जो गांव था वो करीबन 15 किलोमीटर दूर था जहां हम शूटिंग कर रहे थे। ठंड के दिन थे, दिसंबर के दिनों में हम शूटिंग कर रहे थे। हम लोग रात को गए, मैं और हमारे प्रोडक्शन के आदमी उसके गांव गए। तो जो गधे के मालिक थे वो थोड़े से बीमार थे, इसलिए वो नहीं आ पा रहे थे। तो उन्होंने बोला भाई आप गधे को ले जाओ, हम सुबह आ जाएंगे। ये आधी रात की बात है। अब हम गधे को लेके कार के साथ, गधे को भी बांध के कार के साथ हम लोग आ रहे हैं, धीरे 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 आ रहे हैं। अब गधा कितनी स्पीड से चलेगा, 15 किलोमीटर हमको जाना था। और फिर रात को कार भी खराब पड़ गई, कार बंद हो गई। तो अब हम करीबन 10 किलोमीटर दिसंबर की ठंडी रात को गधे साहब को खींचते 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 पैदल शूटिंग पे हम डेफिनेटली 6:30 बजे, 6:30 या 7 बजे शूटिंग के लिए हम लेके आए। तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस होते हैं फिल्मों में, तरह तरह की। वाह जी। एक दो और कोई रोचक प्रसंग याद आ रहे हो जी, क्योंकि एक अब सुदीर्घ अवधि है जी, कोई चूंकि पुरानी बातें भी हो गई हैं फिर भी हाँ कई बार थोड़ी पुरानी बातें होती हैं। जी। इमीडिएटली तो नहीं आ रहा है कोई ऐसा प्रसंग, और ओके आ जाए तो मैं बीच में बता दूंगा। जी जी। अब हम लोग मित्रों इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और श्याम बाबू की फिल्म बोस द फॉरगॉटेन हीरो के साथ भी दयाल साहब जुड़े हुए रहे हैं बतौर सेकंड यूनिट डायरेक्टर। यह भी श्याम बाबू की कुछ ऐतिहासिक फिल्मों में से एक फिल्म है और सुभाष चंद्र बोस नेताजी के परवर्ती जीवन की कथा को हम यहाँ देखते हैं। तो इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ यादें, कोई ऐसी बात जो साझा करना चाहें जी। सर ऐसा था कि मैं जब बोस फिल्म बन रही थी तो मैं शुरू से उसमें इन्वॉल्व नहीं था। तब मैं अपनी सीरियल्स कर रहा था और उस वक्त मेरी 3-3 सीरियल्स ऑन थी। मैं ऑलमोस्ट दिन के 22 घंटे शूटिंग कर रहा था, 3 सीरियल्स मेरी ऑन एयर थी। तो इतने उनके नाम भी ले लें, उन धारावाहिकों के नाम भी ले लें जी। तब मैं तितलियां, मेरे अपने और रात होने को है, मैं 3 सीरियल्स कर रहा था साथ में। एक शिफ्ट में एक, दूसरी शिफ्ट में दूसरी और तीसरी शिफ्ट में तीसरी। तब मुझे श्याम बाबू की ऑफिस से फोन आया कि ये बोस का आखिरी महीने की शूटिंग थी और उसमें काफी वॉर सीक्वेंसेस थे जो उनको शूट करने थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि दयाल क्या कर रहे हो आजकल, पूछा। तो मैं समझ गया, मैंने कहा ऐसा तो पूछेंगे नहीं, डेफिनेटली काम ही होगा इसलिए बोला है। तो मैंने बोला बोलिए सर क्या। बोला मेरा ये इस तरीके की वॉर की सीन्स हैं और हमें मिलके थोड़ा सा काम करना है। मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगा।
तीसरे दिन से मैं श्याम बाबू की शूटिंग में गया। यहाँ 3 सीरियल्स में मेरा जो स्टाफ था, मेरे जो असिस्टेंट थे, उनसे बात की मैंने, और चैनल से मैंने बात की कि इस तरीके का काम है, मुझे जाना पड़ेगा, क्यों मेरे गुरु ने मुझे बुलाया है, तो मैं उनको ना नहीं कर सकता। और ये बात जब गोविंद को पता पड़ी कि श्याम बाबू ने बुलाया है, और मैं 3-3 सीरियल में बिजी था, तो गोविंद ने भी मुझे बड़े प्यार से फोन करके पूछा कि दयाल क्या कर रहे हो, कि मतलब उनका ये था कि आप श्याम बाबू के साथ जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। जब मैंने बोला कि नहीं, मैं बिल्कुल मैंने अपना ये शेड्यूल एडजस्ट किया है और मैं श्याम बाबू के साथ जाऊंगा, तो उनको बहुत अच्छा लगा था। और मैंने श्याम बाबू के साथ गए और 1 महीने की पूरी शूटिंग की। उसमें बहुत वॉर सीन्स थे, काफी क्राउड के सीन्स थे, तो हमने वो मिलजुल के वो खत्म किया था उसको। जी, देख रहे हैं मित्रों कि किस तरह का संबंध है, और फिल्म हो, धारावाहिक हो, डॉक्यूमेंट्री हो, विज्ञापन हो, ये कैसे टीम वर्क है और संबंधों का निर्वहन किस तरह से किया जाता है। आज काफी समय बदला है, संबंधों के निर्वहन की के वे पैमाने नहीं रह गए हैं जो पहले थे, जिसके उदाहरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और हम सभी ऐसे उदाहरणों से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे का सम्मान करना है। और अगर हम व्यस्त भी हैं, दयाल निहलानी अगर व्यस्त है, 3-3 धारावाहिकों में लगे हुए हैं, तब भी उसे एडजस्ट करके उस समय को, अपनी व्यस्तता को यहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि श्याम बेनेगल जिन्हें वे अपना गुरु मानते हैं, वे उन्हें बुला रहे हैं। तो आज भी मैं बताऊं कि ये हम लोग जो इस वक्त जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो इंडो बांग्लादेश को प्रोडक्शन है। वो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की लाइफ के ऊपर है जी। श्याम बाबू जब मुझे दूसरों से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमेशा बोलते हैं कि दयाल निहलानी है, ये एक डायरेक्टर हैं, लेकिन इस फिल्म में मेरे साथ एसोसिएट डायरेक्टर है। पहले मुझे दूसरों से डायरेक्टर ही इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि इस फिल्म में मेरे साथ वो एसोसिएट डायरेक्टर हैं। इतनी रिस्पेक्ट देते हैं मुझे। बिल्कुल। और देखिए, तभी बात बनती है और एक दूसरे को हम उसकी जगह देते हुए कैसे अपने साथ एक बड़ी दुनिया को लेकर चलते हैं, इसका भी उदाहरण है यहाँ। और जब किसी व्यक्ति का अपना एक स्वतंत्र कद है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जूनियर होने के नाते या छोटे भाई होने के नाते वे हमसे जुड़ता है, तो उसे भी उतनी ही इज्जत दी जाती है। बात चाहे श्याम बेनेगल जी की हो या बात चाहे गोविंद निहलानी जी की हो। अब हम मित्रों, मैं आपको एक गोविंद जी की भी बात बताऊं। मैं ठीक जब है अपनी जी, हाँ जी, मैं जब अपनी पहली फिल्म बना रहा था, पहली फिल्म की शूटिंग की तैयारी कर रहा था, तो श्याम साहब को भी मैंने बताया, और मैं बड़े आशा से अपने भाई गोविंद के पास गया था तो कि मेरी फिल्म में वो डीओपी करेंगे। मैंने उनके घर पे गया, उनसे प्रोजेक्ट के बारे में तो उनको पता था, लेकिन मैंने बताया कि मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आप मेरी फिल्म में डीओपी करें, कैमरामैन हो। तो उन्होंने बहुत ही एकदम से मुझे ना कर दिया कि नहीं करूंगा। उस मोमेंट को आप समझिए, मुझे तो बिल्कुल काटो खून नहीं था कि मेरा भाई मुझे कैसे बोल सकता है कि मैं नहीं करूंगा तुम्हारे साथ काम। एक्टर्स ने मुझे हाँ कर दी है, श्याम बेनेगल साहब ने मुझे अलाउ किया है, और मेरे भाई ही मुझे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा।
तो बिल्कुल मैं तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मेरा ब्लड प्रेशर एकदम शूट ना हो जाए और कुछ इस तरीके की बात ना हो जाए। और ये बात गोविंद ने भी समझी, तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे बोला कि देखो, अब तुम अपनी फिल्म बना रहे हो, तुम अपनी टीम बनाओ। अगर मैं मतलब गोविंद, अगर वो कैमरामैन इस फिल्म में एज ए डीओपी काम करते हैं और फिल्म की तारीफ होती है या फिल्म चलती है, तो करेक्ट। सब लोग ये बोलेंगे भाई इसके अंदर तो गोविंद थे, उन्होंने ही किया होगा। जी और अगर नहीं चलती है तो तुमको गालियां मिलेंगी। तो मैं चाहता बिल्कुल। हूं कि तारीफ भी तुम्हारी हो और गालियां भी तुमको पड़े। जी इसलिए मैं इस फिल्म में काम नहीं करूंगा। तुम अपना अपना एक स्टाफ क्रिएट करो, अपना एक डीओपी क्रिएट करो, अपना साउंड रिकॉर्डर्स क्रिएट, टीम को बनाओ। तब मेरे सांस में एक्चुअल अपना जान में जान आई कि नहीं भाई, बात बहुत सही बोली है। और इस तरीके से मुझे उन्होंने भी एक मार्गदर्शन किया था। जी और अंधायुध बनाने के बाद, जब अंधायुध मेरे एडिट हो गई और रिलीज से पहले मैंने श्याम साहब और गोविंद साहब को दोनों को साथ में दिखाई थी फिल्म। और जी। देखने के बाद श्याम बेनेगल साहब ने मुझे एक लेटर दिया है। उस अरे लेटर को वाह। मैं कभी नहीं भूल सकता। इस वक्त मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं इस नए घर में शिफ्ट हुआ हूं अभी रिसेंटली, और पूरा सामान और अभी पूरा पैक पैक है, खोला नहीं है। मैं चाह रहा था कि जी वो लेटर मैं आपको दिखा पाऊं, या कभी मैं थोड़े दिनों के बाद आपको दिखाऊंगा। इतनी अच्छी बात फिल्म देखने के बाद उन्होंने लेटर में लिखी है, वो कभी मैं वो तो मैं उसको 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 तो फ्रेम करके रखा हुआ है मैंने। वाह। उसका भावार्थ बतला दे, उनकी प्रतिक्रिया अ, का जो भावार्थ है वो बतला एक दे। एक 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 सिंपल वर्ड अंग्रेजी में अगर मैं बोलूं तो श्याम बेनेगल साहब ने ये लिखा है कि ही इज प्राउड ऑफ मी। वाह। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपका उतना एसोसिएशन है, तो वह आपके इस कार्य को भी उसी भाव से देख रहे हैं, उन्हें भी सचमुच खुशी हो रही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उनके बिल्कुल। साथ का व्यक्ति, उनका छोटा भाई दयाल निहलानी इस तरह के काम कर रहा है। और अंधा युद्ध जो फिल्म है, उसे तो कई पुरस्कार मिले, आपको भी उसके लिए सर्वोत्कृष्ट फिल्म निर्देशक का भी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और देखिए मित्रों, थैंक दोनों तरफ से ये बात चलती है। एक तरफ दयाल निहलानी अपनी स्वतंत्र यात्रा कर रहे हैं, अपने निर्देशन में फिल्म बना रहे हैं, उसे लिख भी रहे हैं। और दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर या जब भी श्याम बाबू का निमंत्रण आता है, तो इनके साथ सहायक की भूमिका में भी आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम दो और फिल्मों की बात करते हैं, वेलकम टू सज्जनपुर और बेल्डन अब्बा की, जहां भी एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में दयाल निहलानी जी मौजूद हैं। दोनों ही फिल्में श्याम बेनेगल के डायरेक्टर के कुछ अलग रूप लिए हुई फिल्में हैं। सामाजिक विसंगतियों पर आधारित इन फिल्मों में सटायर भी है और प्रहसन भी है। ऐसे कई रंग हैं। विषय तो महत्वपूर्ण है ही, ट्रीटमेंट श्याम बाबू का जिस तरह का है, वह भी दर्शकों को लुभाता भी है, आकर्षित भी करता है, और शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ ये फिल्में बांधे भी रखती हैं। इन दो फिल्मों से जुड़े कुछ अनुभव भी हमसे साझा करें दयाल साहब। ये दोनों फिल्में बोस के बाद एक होती गई। बोस से जी कई सालों के गैप के बाद श्याम बाबू से फिर एक काम करने का सिलसिला चला था। बीच में श्याम बाबू ने बहुत सारी फिल्में अपनी बनाई, वो मैं देखने जाता था, बुलाते थे। लेकिन काम करने का सिलसिला, साथ में काम करने का सिलसिला वो बोस से शुरू हुआ था, इतने बड़े गैप के बाद। बोस के इमीडिएटली बाद वेलकम टू सज्जनपुर का प्रोजेक्ट बना। उसमें भी उसी तरीके की बात हुई थी कि कैन यू कम। तो मैं कहा बिल्कुल हम आएंगे। और फिर साथ में स्क्रिप्टिंग और अपना पूरा प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के अंदर जुड़ गए। तो फिर जुड़ते ही चले गए।
और उसके बाद वेलकम टू सज्जनपुर, अपना वेल्डन अब्बा आ गई। वेल्डन अब्बा के बाद और भी प्रोजेक्ट्स थे। संविधान था, संविधान करके जो एक सीरियल श्याम बाबू ने बनाई थी ऑन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो वो तो अगर मुझे श्याम बाबू नहीं बुलाते मैं अपने आप चला जाता था, क्योंकि वो उस तरीके का सीरियल है जिससे मैं तो कभी छोड़ नहीं सकता। इतना सीखने को मिला उसमें, पूरी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को समझने को मिला, पूरी उस टाइम की पॉलिटिक्स को समझने को मिला, और वो प्रोजेक्ट करने में हम बहुत सीखे, हमें सीखने को बहुत मिला। कुछ उदाहरण देकर बात करें, क्योंकि संविधान संविधान के बनने की कथा है और आप इसमें बतौर सहायक निर्देशक जुड़े हुए हैं। निश्चय ही यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा काम हुआ है जो आगे कई पीढ़ियों तक जारी रहेगा। तो इसमें किस तरह के अनुभव रहे, कुछ उदाहरण सहित बात करें तो बेहतर हो। इसमें एक बहुत ही मुश्किल सा जॉब था, बहुत ही मुश्किल सा, क्योंकि 156 के करीबन हमको कैरेक्टर्स चाहिए थे, और वो सब कैरेक्टर्स जो हैं जो एक्चुअल उस वक्त के एमपीज थे उनसे रिजेंबल करते हुए चाहिए थे। तो हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं श्याम रावत जी, उनके साथ बैठ के जिस तरीके से पूरी खोजबान की, एक्टर्स को खोजा कि एक्टर भी अच्छा होना चाहिए और साथ साथ उस कैरेक्टर के साथ उनकी शक्ल भी मिलनी चाहिए, हाव भाव मिलने चाहिए, लैंग्वेज इम्पोर्टेंट थी कि कुछ बहुत सारे एमपी साउथ के थे जो केवल या तो अंग्रेजी में बोलते थे या अपनी भाषा में बोलते थे। ऐसी कैरेक्टर्स को ढूंढना एक 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 बहुत बड़ा काम था, जो हमने जिसके अंदर हमारे कास्टिंग डायरेक्टर ने तो बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन मुझे उसके उसके अंदर उनके साथ करते मुझे बहुत एक एक जो एक्टर्स को खोजने का जो एक प्रोसेस होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट था इसके अंदर। और फिर स्क्रिप्ट के साथ अतुल तिवारी जी और शमान जैदी जी के साथ बहुत काम करने का मौका मिला। तो एक नॉन फिक्शनल चीज को किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाने की जो प्रक्रिया थी, जो हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स कर रहे थे और श्याम बाबू उनको किस तरीके से गाइड कर रहे थे कि कैसे उसको बनाया जाए ताकि ऑडियंस इसको बड़े इंटरेस्ट के साथ देखे, ये प्रोसेस मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत सीखने को मिला इस पर्टिकुलरली संविधान जैसे सीरियल में। जी, और इससे कुछ पहले चलते हैं, जंगे आजादी की बात करते हैं, जो 1.5 जंगे घंटे। आजादी, जंगे आजादी संविधान के बाद थी। ओके, संविधान के बाद वो उसका हाँ, निर्माण हुआ है जी। यस, हाँ 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 हाँ। तो मित्रों, संविधान के बाद जंगे आजादी जो स्वतंत्रता आंदोलन में पंजाब की भूमिका पर केंद्रित फिल्म है, जो एक पंजाब सरकार की ओर से श्याम बाबू को दिया गया प्रोजेक्ट रहा, और जिसमें भी दयाल निहलानी जी बतौर निर्देशक वहां पर श्याम बाबू के साथ सह निर्देशक खड़े नजर आते हैं। तो उस जंगे आजादी के बारे में भी कुछ बात करें जी, उससे जुड़े कुछ अनुभव। वो तो फिल्म का फॉर्मेट ही बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली नहीं थी। वहाँ करतारपुर में एक म्यूजियम बन रहा था, जिसके अंदर म्यूजियम में ये फिल्म, जब तक म्यूजियम खुला रहता है तब तक ये कंटिन्यूअस फिल्म चलने वाली थी। तो प्रदर्शित होती है उस, वहां जी। हाँ जी, हाँ हाँ, वहाँ दिखाई जाती है, कंटिन्यूअस दिखाई जाती है। जी, तो उसके अंदर 90 मिनट या 100 मिनट के अंदर इतनी बड़ी हिस्ट्री को हम छोटे छोटे चैप्टर्स में हम लोग बताएं और उसमें एक कंटिन्यूटी भी रखे,
ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर टोटली इंडिपेंडेंट बाय इटसेल्फ है, उसका दूसरे से कोई संबंध नहीं, तीसरे से संबंध नहीं, लेकिन उसको जिस तरीके से पिरोया गया, जिस तरीके से म्यूजिक और फोक संगीत को यूज किया गया, और जिस तरीके से एक एक घटना से दूसरी घटना में गए और पूरी चीज को एक कंटिन्यूटी में रखा गया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग उसका फॉर्मेट था, जिसके अंदर बड़ा अच्छा शूटिंग करने में भी बहुत मजा आया। सब वहाँ के काफी लोकल एक्टर्स थे, हमने कोई भी बम्बई के कोई एक्टर्स नहीं लिए थे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज, उनका अपना रहने करने का ढंग वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उस पूरे प्रोसेस में किस तरीके से मेरा तो करीबन 6-8 महीने तो पूरा घर ही पंजाब हो गया था, मैं वहीं रह रहा था, वहीं से अरे वाह। लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था, और लोकेशंस को देखना, वहाँ किस तरीके से सेट्स बनाए, कहाँ सेट बनाए, फिर प्रोडक्शन की लॉजिस्टिक्स कैसे होंगी, ये मतलब एक उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि मैं तो आर्मी का एक कमांडर हूँ, जो किस तरीके से आर्मी को लेके जाते हैं, और बड़ी रियली जंगे आजादी थी हमारी, हमने भी उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको अचीव किया, और जी। बहुत ही बढ़िया से काम हो गया था वो। और जब भी लोग करतारपुर के उस म्यूजियम में जाते हैं तो इस फिल्म को जरूर देखते हैं, यस। और किस तरह की मेहनत बेनेगल टीम ने की है उसे हम वहां देख समझ सकते हैं। अब मित्रों, हम लोग इस बातचीत के आखिरी पड़ाव पर हैं, और अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक महत्वपूर्ण फिल्म जो लगभग पूरी होने को है, बंगबंधु। मैं बार बार कहता हूं दयाल साहब की यह एक टेंटेटिव नाम है, अभी नाम हाँ, फाइनल नहीं हुआ, हाँ, ये वर्किंग टाइटल है इस प्रोजेक्ट का। वर्किंग टाइटल। तो नाम फाइनल होंगे, लेकिन हम फिलहाल के लिए जो एक वर्किंग टाइटल जिसकी बात दयाल साहब कर रहे हैं, वे स्वयं इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। तो यह, जैसा कि पहले भी बातचीत में चर्चा हुई और हमारे कई वक्ताओं ने इस फिल्म की बात की, जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग जो यहाँ आए और बात रखी, तो दयाल निहलानी जी इस फिल्म को लेकर किस तरह से उत्साहित है, और इस फिल्म के निर्माण जो अभी चल ही रहा है, तो इससे जुड़े कुछ अनुभव, चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म है जहां दोनों ही देशों का जो फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है जुड़ा हुआ है, और एक बड़ी फिल्म बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान पर केंद्रित फिल्म और बांग्लादेश के निर्माण की कथा। तो आइए स्वयं दयाल जी से इस फिल्म से जुड़े कुछ अनुभव सुनते हैं। दयाल साहब। सर, ये इस फिल्म का जैसे जिक्र हुआ था, पहले तो हिस्ट्री थोड़ी बहुत तो हमें पता थी शेख मुजीबुर रहमान साहब के बारे में। फिर जब इस प्रोजेक्ट का बात हुई कि हमें करना है, तो मैं ढाका गया था, बांग्लादेश गया, और वहाँ करीबन 92 आवर्स का जो मटेरियल उनके पास था, पूरा फुटेज जो था उनकी पूरी स्ट्रगल से और पूरी लैंग्वेज मूवमेंट से, वो सब मैंने देखा वहां पे। और देखने के बाद जो हमें लगा कि शेख मुजीबुर रहमान साहब का जो एक ऑरा है, और जिस वहां की जनता जिस तरीके से उनको प्यार करती है, और उनके हर भाषण में अगर आप देखेंगे तो लाखों की भीड़ जुटती है, लाखों की भीड़, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे ऑरेटर हैं, इतने अच्छे अच्छे भाषण देते हैं। उनका जो 10 जनवरी का स्पीच है, जब वो पाकिस्तान से वापस लौटे, और 7 मार्च का जो स्पीच है, वो तो पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस की कैटेगरी में आते हैं। तो उन जब विजुअल्स को देखा तो हमें भी लग रहा था कि हम कैसे ये कर पाएंगे, इतने लोगों को इकट्ठा करना,
और अगर क्योंकि ये विजुअल्स इतने अच्छी तरीके से हर बांग्लादेश के निवासी के दिमाग में बैठे हुए हैं, और वो जब इनसे अगर कम दिखेंगे भीड़ या उनका ऑरा अगर कम दिखेंगे तो हम इस फिल्म को बना नहीं पाएंगे। तो उसको अचीव करना, जो हम अभी पिछले 1 महीने से बांग्लादेश में थे, इतने अच्छे तरीके से मुझे लगता है हम लोग कर पाए, वहाँ की जनता को लेके, वहाँ के लोगों को लेके, और इतना उन्होंने हमारा साथ दिया। लेकिन हमें परेशानी बहुत ये होती थी कि लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। वो हमारी भाषा नहीं समझ पाते थे, हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते थे। बीच में काफी लोग थे हमारे टीम के जो मीडिएट करते थे, लेकिन 5-5 हजार 10-10 हजार के लोगों को डिसिप्लिन करना, उनको समझाना, उनको कब क्या करना है, ये जो एक एक सीन्स इस तरीके से पिक्चराइज करना, ये बहुत चैलेंजिंग काम था। और जब आप सच्ची इनको देखेंगे तो लगेगा कि बहुत अच्छी स्केल पे, बड़े उस ढंग से, जो उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान साहब को लोग सुनने आते थे, उस तरीके का माहौल हमने भी पैदा किया है, हम भी उसको क्रिएट कर पाए हैं। वाह, निश्चय ही हम सभी लोगों को इस फिल्म के आने की प्रतीक्षा है, और यह जल्द ही हम लोग देख सकें। आप सभी लोग और श्याम बाबू की पूरी टीम इसमें लगी हुई। मित्रों, हमने आज दयाल निहलानी जी को सुना और श्याम बेनेगल जी के बारे में एक क्या राय रखते हैं इसको जाने, और इस बहाने हम दयाल निहलानी जी की भी यात्रा को कुछ समझ सके। अब एक आखिरी प्रश्न आपके लिए दयाल साहब, कि आप साथ हाँ भी जी। जुड़े हुए हैं और स्वतंत्र रूप से भी आपने काफी काम किया है। श्याम बेनेगल बतौर फिल्मकार दशकों से सक्रिय है, और आप अभी उनकी नवीनतम फिल्म में भी जुड़े हुए हैं। तो आप एक ऐसे शख्सियत की सक्रियता को, उनकी ऊर्जा को किस रूप में देखते हैं, और हम सबके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? कंक्लूडिंग रिमार्क। मैं तो रियली बहुत सरप्राइज्ड हूं कि इस उम्र में भी वो किस तरीके से काम करते हैं। सिर्फ फिजिकली बहुत सक्रिय हैं, बहुत एनर्जेटिक है। मेंटली आप किसी भी चीज के बारे में उनसे पूछिए या उनसे बात कीजिए, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, खाना पीना हो, कोई भी चीज हो, इतना उनको नॉलेज है और इतना इमीडिएटली वो आपको उसके बारे में बताते हैं। ये बहुत ही ऊपर वाले की दया है, ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले की देन है। ये हर किसी के साथ नहीं हो सकता। मैं बहुत ही वंडर करता हूं कि क्या हम अगर उस उम्र तक पहुंचे तो हम कर पाएंगे क्या, या ऐसा इतने इतने अवेयर हम होंगे क्या। मालिक श्याम साहब को लंबी उम्र दे और कामयाबी दे, और वो हमारी छत्र छाया है, हमारे ऊपर वो बने रहें, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। जी, निश्चय ही मित्रों, श्याम बेनेगल जी को चाहने वालों की एक बड़ी संख्या है, और उनके कामों को पसंद करने वाले लोग देश में और देश के बाहर फैले हुए हैं। सभी लोगों की शुभकामनाएं उनके साथ है, और उनकी टीम के कोर मेंबर दयाल निहलानी जी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दयाल निहलानी जी किस तरह के विचार रखते हैं, आज हम इन सब इस संवाद में इन सभी तत्वों से अवगत हो सके। दयाल निहलानी जी मित्रों बहुत व्यस्त रहते हैं, इनसे बात करना आसान नहीं था। आज भी काफी व्यस्तता रही, 2-3 दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे, फाइनली आज हम लोग इस बातचीत को मुकम्मल कर सके।
जी। अर्पण जी, इतना इतना बदनाम मत कीजिए। नहीं ये नहीं ये नहीं। ये क्या है, ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसकी इसकी डेडलाइन बहुत नजदीक है। उसको उसको कंप्लीट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी उसी में लगे हुए थे, क्योंकि अभी हमारी 5 तारीख से शूटिंग भी है, तो उसका सेट जी भी लग रहे हैं, उधर वीएफएक्स में काम भी हो रहा है, डीआई में भी काम हो रहा है, म्यूजिक में भी काम हो रहा है, तो बहुत उधर भागना तोड़ना पड़ रहा था। मैं उसके लिए जी। बहुत माफी चाहूंगा। मैं जान रहा हूँ, नहीं लेकिन मैं जान रहा हूँ, और लेकिन हम सभी आपने लोग जान रहे हमको हैं इस बात को, हम हाँ, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ही भावुक हो रहा हूँ। पिछली चीजों को, हम रोज श्याम बाबू के साथ काम करते हैं, हम रोज मिलते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन ऐसा मौका जो आज मैं जो महसूस कर रहा हूँ, इतने पीछे की बातें करके, और मतलब ये तो कुछ भी नहीं किया अगर इतने सालों का, 30-35 सालों का हमारा साथ है, तो बहुत सारी चीजें हैं, सब मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, याद भी नहीं होंगी अभी इस वक्त। जी लेकिन बहुत ही एक आपने ऐसा क्षण पैदा किया है जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सोच के भी और बात करके भी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका। शुक्रिया दयाल साहब। और मित्रों, दयाल निहलानी जी ने जितना कुछ कहा, काफी कुछ कहा, मगर बहुत कुछ अनकहा रह गया है। वह स्वाभाविक है, हम उस अनकहे को भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और दयाल निहलानी जी में परकाया प्रवेश करके हम उनकी उन भावनाओं को भी समझ रहे हैं जिन्हें वे आज व्यक्त नहीं कर पाए, क्योंकि यह लंबा साथ और श्याम बाबू का उनके जीवन में क्या महत्व रहा, इसकी बात उन्होंने शुरुआत में ही की, जो आज तक यह संबंध बना हुआ है। और ऐसे संबंध सिर्फ दयाल निहलानी और श्याम बेनेगल के संबंध नहीं है, ऐसे संबंध भारतीय सिनेमा के संबंध है, ऐसे संबंध हमारे अपने परिवेश के संबंध है, और जिन्हें हमें आदर करना चाहिए, और यथासंभव हम स्वयं इन मूल्यों के साथ आगे बढ़ सकें, जिस भी फील्ड में हो, हम अपने संबंधों को वह महत्व दे सकें। मुझे लगता है यह बातचीत आज कई अर्थों में उपयोगी हो सकी है। दयाल निहलानी जी, आप आज यहाँ उपस्थित हुए और आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण। शुक्रिया मित्रों। हम अभी कल और परसों 2 दिनों तक इस एकाग्र को चलाएंगे, और 31 दिसंबर को स्वयं श्याम बेनेगल जी के साथ संवाद करके इस एकाग्र को फिलहाल के लिए समाप्त करेंगे। आप सभी मित्रगण इस एकाग्र को, इस ऑनलाइन सीरीज को, इस डेडिकेटेड सीरीज को पसंद कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप सभी का हार्दिक आभार। शुक्रिया। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।